आज हम सीखेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। अब तक हमने जो रिफ्रैक्शन पढ़ा है वो किसी न किसी डिवाइस जैसे रेक्टेंगुलर स्लैब या फिर ट्रायंगुलर प्रिज्म, मतलब एक कोई ना कोई अपैरेटस था, एक इक्विपमेंट था या कोई एक पार्ट था जिससे हमने अब तक की स्टडी की है रिफ्रैक्शन के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, हमारे आसपास में हम अपने रिफ्रैक्शन को देखेंगे, कहाँ कहाँ रिफ्रैक्शन होता है। इस हिसाब से हम जज करेंगे कि हमें सारी साइंटिफिक चीजें बाहर समझ में आने लगे। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा टास्क रहेगा वो होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को देखना, क्योंकि आपको पता होगा कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें ढेर सारी लेयर होती हैं। ठीक है, ढेर सारी लेयर होती है, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ऐसे ट्रोपोस्फीयर, इस तरीके से ढेर सारी लेयर्स हैं। तो ये ढेर सारी लेयर्स हैं, मतलब ढेर सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं। अगर मैं बोल दूं ये पहली लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है, ये चौथी लेयर है, ठीक है, इस तरीके से। तो आप ध्यान से देखिएगा तो इसका ईटा1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका ईटा2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका ईटा3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका ईटा4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, सबका अलग अलग या फिर हो सकता है किसी एक दो का सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल सिचुएशन। ठीक है, फिजिकल सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एटमॉस्फेयर का वो बिल्कुल डिपेंड करता है हमारे एटमॉस्फेरिक फिजिकल कंडीशंस पे। और हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन की जो हमारी जो फिजिकल कंडीशन है हमारे एटमॉस्फेयर की वो बहुत डायनामिक है, हमेशा चेंज होती रहती है। तो जब चेंज होती रहती है इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उनका मूवमेंट चेंज होता रहेगा, उनकी पोजीशंस चेंज होती रहेंगी। पोजीशन चेंज होती रहेगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहेगा, क्योंकि इसके अंदर का जो फिजिकल पैरामीटर है वो चेंज होता रहेगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जितनी भी लेयर्स हैं उसका अलग अलग फिजिकल कंडीशन पे अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। फिर इसमें से जितनी भी लेयर्स हैं वो किसी भी लेयर के हिसाब से कम गर्म या ज्यादा ठंडी या बहुत कम ठंडी, ठीक है, इस हिसाब से होंगी। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर मैं इस लेयर को डिसाइड कर लूं रेफरेंस, तो इसके हिसाब से इसका मैंने क्या नोट कर लिया, टेम्परेचर नोट कर लिया और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नोट कर लिया। इसके हिसाब से मैंने N2 और N3 और N4 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उन लेयर्स का भी मैंने टेम्परेचर नोट कर लिया। मतलब इसके हिसाब से, मतलब किसी एक पर्टिकुलर रेफरेंस के हिसाब से हमने टेम्परेचर नोट डाउन कर लिया। तो हम ये पाएंगे कि सारी लेयर्स का टेम्परेचर अलग अलग है। अब एक पॉइंट नोट करने लायक है कि सारी लेयर्स का टेम्परेचर अलग अलग है। तो आपको एक चीज मैं बता रहा हूं कि जो हॉट लेयर होगी, जो हॉटेस्ट लेयर होगी या हॉट लेयर होगी, ठीक है, वो लेयर उसके अंदर जो मीडियम होगा उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो लेस डेंसर होंगे एज कंपेयर टू कोल्डर। ठीक है, एज कंपेयर टू कोल्डर लेयर। तो आप कह सकते हैं कि जो हॉट लेयर है वो लेस डेंसर है एज कंपेयर टू कोल्ड लेयर। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हॉट लेयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली कम होगा, किससे, हमारे कोल्डर लेयर से। जब थोड़ा भी वेरिएशन आएगा, चाहे स्लाइट आए चाहे मोर आए, चाहे कम आए चाहे ज्यादा आए, थोड़ा भी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आएगा तो अपना लाइट उस हिसाब से जजमेंट करेगा कि हमको कहां से कहां मुड़ना है। ठीक है, तो इस कारण से हमको एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। तो आपको समझने वाली बात यह है कि ये क्यों होता है, बिकॉज इट हैज डिफरेंट लेयर्स। ओके, और एवरी लेयर मे बी हॉटर और कोल्डर विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस लेयर। और ये बात नोट करने लायक है कि हॉट एयर की लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है और कोल्ड एयर की ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। अब देखते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हम देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये फिजिकली ऑब्जर्वेबल है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, स्टार जो है टिमटिमाते क्यों हैं, तो इसका सबसे फर्स्ट बेसिक आंसर ये है कि स्टार बहुत ज्यादा दूर हैं ऑब्जर्वर से, बहुत ज्यादा। ऑब्जर्वर कौन है, हम हैं, आप हैं, और स्टार क्या है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। ठीक है,
तो बहुत दूर होने के कारण वहां से जो लाइट आएगी वो बहुत समय लगाने के बाद आएगी और उसको डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर का डिफरेंट लेयर होता है, मैंने बताया है। तो डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से होकर के गुजरना पड़ेगा और वो लेयर जो है हॉटर होंगी या कोल्डर होंगी, उस हिसाब से उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा या ज्यादा होगा, उस हिसाब से लाइट अपना प्रोसेस और अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो हम ये देखेंगे कि सेवरल लेयर को काउंटर करने के बाद जब लाइट हम तक पहुंचती है तो वो स्टार की एक्चुअल पोजीशन नहीं बताती है। जो स्टार की एक्चुअल पोजीशन है, स्टार यहां पर है और इसकी लाइट अगर हॉरिजॉन्टली देखा जाए ऑब्जर्वर को ऐसी मिलनी चाहिए, लेकिन सेवरल लेयर को काउंटर करने के बाद जब वो हमारी आंखों तक पहुंचती है कुछ समय के बाद, तो उस दौरान क्या होता है कि हमें ऐसा फील हो, अब क्योंकि एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स हैं और डिफरेंट लेयर होने के कारण डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो हर जगह हमको रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व होता है। रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व होते रहता है और सर्टन एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता रहता है। आपको पता होगा जब एक रेक्टेंगुलर स्लैब से एक लाइट अगर जाती है और जो इमर्जेंट लाइट होती है वो निकलती है तो वो इंसिडेंट वाले से थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड रहती है, ठीक है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है वहां पर। तो उस तरीके से थोड़ा लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता रहेगा, तो बड़े पैमाने पर एक अलग लेवल का ट्विंकलिंग देखने को मिलेगा और अपना जो एक्चुअल पोजीशन है स्टार का वो एक्चुअल ना रह करके हमको अपेरेंटली स्टार का पोजीशन यहां दिखने लगेगा, मतलब स्टार हमको यहां महसूस होने लगेगा, जबकि स्टार तो यहां है, लेकिन ये प्रोसेस होने के बाद हमको यहां पर स्टार दिखने लगेगा और इस वजह से हमको यहां पर ट्विंकलिंग ऑब्जर्व होगा, ठीक है। ट्विंकलिंग और एक कारण और भी है, इसलिए भी ऑब्जर्व होता रहेगा क्योंकि हमारी जो फिजिकल कंडीशन है वो लगातार चेंज होती रहती है एटमॉस्फेयर की, उस हिसाब से जो एपरेंट पोजीशन है स्टार की वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। तो जब एपरेंट पोजीशन वो भी चेंज हो रही है तब इसलिए ट्विंकलिंग ज्यादा महसूस होती है, इसलिए स्टार्स ज्यादा टिमटिमाने लगते हैं, इसलिए स्टार्स ज्यादा ट्विंकल करने लगते हैं। अब हम देखते हैं एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, ठीक है। मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि सूर्य उगने से पहले ही हमें दिख जाए और अस्त होने के बाद भी हमको दिखता रहे। कैसे? देखिए, ये सब कुछ संभव है रिफ्रैक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर से, ठीक है। एटमॉस्फेयर में जो लाइट होती हैं जब ट्रैवल करती हैं तो वहां पर जो रिफ्रैक्शन होता है उसके कारण से ये संभव है। और जब ये चीज परफॉर्म होती है हमारे सनराइज और सनसेट में, तो ये चीज आराम से देखी जा सकती है कि जो एक्चुअल सनराइज है उससे 2 मिनट पहले ही हमें सनराइज दिख जाता है और जो एक्चुअल सनसेट है उससे 2 मिनट बाद तक हमें सनसेट दिखता रहता है, ठीक है। अब इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं ये हो कैसे रहा है। देखिए, ये है हमारा एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन, ये हमारा एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन है, ये हमारी अर्थ है, यहां पर ऑब्जर्वर है, ठीक है। और ये सर्टेन काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर्स हैं, ठीक है। ये सर्टेन काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर है विच हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनके पास डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक। फिर क्या होता है, इसके हॉरिजॉन से देखते हैं। हॉरिजॉन का मतलब होता है इसके सीधा सीधा, ठीक है। ऑब्जर्वर यहां है, यहां से अगर ऑब्जर्व करेगा तो एक्चुअल पोजीशन जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ये। लेकिन इस एटमॉस्फेयर में मैंने बताया है डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेयर हैं और उसकी अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब सन इज स्लाइटली बिलो द होरिजन, मतलब होरिजन से थोड़ा सा जब नीचे सन होता है तो वहां पर क्या होता है कि सन की जो लाइट्स होती हैं वो डेंस एयर से मोर डेंस एयर की तरफ जाती हैं, मतलब लेस डेंस एयर से मोर लेस डेंस एयर में जाती है, मतलब लेस डेंस एयर से मोर डेंस एयर में जाती हैं, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, रिफ्रैक्शन नीचे की तरफ होता है।
तो जब नीचे की तरफ रिफ्रैक्शन होता है तो एक्चुअल पोजीशन ये होती है और सन हमें यहां दिखाई देता है, ठीक है। और ऐसे ही जब सूर्य अस्त होता है तो वहां पर भी इसी तरीके का रिफ्रैक्शन होता है और अपवर्ड रिफ्रैक्शन होता है। अपवर्ड रिफ्रैक्शन होता है तो इसलिए सूर्य अस्त होने के बाद भी 2 मिनट तक हमें दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये बोलें कि पूरे दिन भर में कितने मिनट्स का डिले हो जाता है, तो 2 + 2 4 मिनट का डिले होता है और 4 मिनट ज्यादा हम लोग सनलाइट देख लेते हैं, सन को देख सकते हैं।